Good morning student, welcome to my channel Explore Chemistry. I am Hemant, your chemistry teacher. Today topic factor affecting adsorption. बेटा पिछली क्लास में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन में, जो कि आपके डिपेंडिंग अपॉन फोर्सेस आपके दो टाइप के एडजॉर्प्शन होते हैं। एक आपका क्या होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन और दूसरा होता है आपका केमिकल एडजॉर्प्शन। चलिए आज की बात करते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि एडजॉर्प्शन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें लिख देना थोड़ा सा यहाँ पे, देयर आर वेरियस फैक्टर विच अफेक्ट एडजॉर्प्शन। देखिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर अफेक्टिंग है, छोटा सा आपका टॉपिक होगा ये। पहला आपका यहाँ पे बात करेंगे हम यहाँ पे टेम्परेचर का। दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग है आपका यहाँ पे प्रेशर, और तीसरा यहाँ पे देखेंगे नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, और फोर्थ जो आपका पॉइंट होगा वो होगा आपका नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। ठीक है, ये आपके कुछ फैक्टर अफेक्टिंग होंगे यहाँ पे। और चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहला फैक्टर अफेक्टिंग आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर आपका क्या होता है, देखिए अगर नॉर्मली हम बात करते हैं तो टेम्परेचर जो होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे तो एडजॉर्बेंट जो बैठा है एडजॉर्बेंट के ऊपर, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी और यहाँ पे स्केपिंग टेंडेंसी होती चली जाएगी। तो अगर टेम्परेचर की अगर बात करें हम, तो टेम्परेचर में क्या होगा, आपका फिजिकल जो एडजॉर्प्शन है उसमें भी हमने देखा था, और केमिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन दोनों में टेम्परेचर जो है वो आपका वेरी करता है। क्यों? क्योंकि फिजिकल एडजॉर्प्शन में हमें पता है कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जिसके कारण यहाँ पे हम ये देखते हैं कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हो तो यहाँ पे जो फिजिकल एडजॉर्प्शन आपका वो टेम्परेचर के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे एडजॉर्प्शन और टेम्परेचर के बीच में जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या है, रिलेशनशिप है। तो हमें पता है अगर यहाँ पे टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो आपका जो एडजॉर्प्शन है वो क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे एडजॉर्प्शन क्या होता जाएगा, आपका घटता चला जाएगा। ठीक है, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर केमिकल एडजॉर्प्शन में बात करें तो हमें पता है कि केमिकल एडजॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसके कारण यहाँ पे शुरू में क्या होते हैं, आपके बॉन्ड्स बनते हैं, केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। तो यहाँ पे एडजॉर्प्शन स्टार्टिंग में आपका क्या होता है, बढ़ता है। तो ये जो आपका एडजॉर्प्शन है और ये आपका टेम्परेचर है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपका क्या होगा, एडजॉर्प्शन बढ़ेगा क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम है, क्योंकि शुरू में बॉन्ड्स बनेंगे, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में बॉन्ड्स बनेंगे, एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। और बाद में आपका यहाँ पे एक लिमिट के बाद यहाँ पे आपका क्या होगा, एडजॉर्प्शन घटना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे आपका टेम्परेचर के बाद क्या होगा, यहाँ पे आपका एडजॉर्प्शन घट जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप ये देखते हैं कि ये जो पॉइंट है आपका, जहाँ पे एडजॉर्प्शन आपका मैक्सिमम है, तो इसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट किसका सैचुरेशन पॉइंट है, एडजॉर्प्शन का सैचुरेशन पॉइंट है। और यहाँ पे जो मैक्सिमम एडजॉर्प्शन हो रहा है इस टेम्परेचर को बोलते हैं अपन ऑप्टिमम टेम्परेचर। देखिए आप खुद देखिए कि एक क्लास है, उसमें 30 आपके पास बेंचेस हैं, तो आप 30 बेंचेस के बाद बच्चों को क्या है वहाँ पे नहीं बिठा सकते। तो बिल्कुल यहाँ पे भी है कि एक मैक्सिमम लिमिट तक क्या होगा, आपका एडजॉर्प्शन होगा, क्योंकि सारे की सारी एडजॉर्बेंट की जो एक्टिव साइट वो ऑक्यूपाई हो चुकी है। उसके बाद अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सीधी सी बात क्या होगी बेटा, कि एडजॉर्बेंट की जो काइनेटिक एनर्जी बढ़नी स्टार्ट होगी, और वो एडजॉर्बेंट की सरफेस से आपके क्या हो जाएंगे, उठना शुरू कर देंगे। अगर उठना शुरू करेंगे तो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में क्या हो गया, बॉन्ड टूटना शुरू हो गया, और बॉन्ड टूटेगा तो आपका एडजॉर्प्शन क्या हो गया, घटना शुरू हो गया। तो यही देखते हैं कि टेम्परेचर आप यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एडजॉर्प्शन आपका धीरे धीरे क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, ये आपका कौन सा है, टेम्परेचर का है। तो टेम्परेचर में आप लिख दोगे, अपनी लैंग्वेज में लिख देना बेटा, इसमें लिख देना इन फिजिकल एडजॉर्प्शन
या ऐसे लिख दो, फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज़ मोर फेवर एट लो टेम्परेचर, फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज़ मोर फेवर एट लो टेम्परेचर ड्यू टू लेस एक्टिवेशन एनर्जी, ड्यू टू लेस एक्टिवेशन एनर्जी, while in case of chemical adsorption more favor at high temperature, adsorption more favor at high temperature due to high activation energy, ड्यू टू हाई एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है बेटा, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, जिसके कारण यहाँ पे आपके क्या होगा, टेम्परेचर जो है मतलब फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा लो टेम्परेचर। अब देखोगे तो यहाँ पे फिजिकल एड्जॉर्प्शन कहाँ पे मैक्सिमम है, टेम्परेचर यहाँ पे। जैसे जैसे इस साइड जाते जाओगे आप राइट हैंड साइड, तो टेम्परेचर आपका बढ़ता जा रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, एड्जॉर्प्शन जो है वो घटता जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका ये जो पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से 0 स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से कोऑर्डिनेट आपके स्टार्ट होंगे, तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपका एड्जॉर्प्शन क्या है, मैक्सिमम। तो ये टेम्परेचर कैसा है, लो ही है। तो ये लो टेम्परेचर पे मोर फेवरेबल होता है, जबकि ये हाई टेम्परेचर किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, फिजिकल एड्जॉर्प्शन के रिस्पेक्ट में केमिकल एड्जॉर्प्शन का टेम्परेचर हाई होता है। बस यही आपका कंपैरेटिवली बात है टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, डायग्राम उतार देना फटाफट इसको। चलिए दूसरा आपका प्रेशर। देखिए एक बात और बताता हूँ यहाँ पे, ये जो आपका जो ग्राफ है यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। मतलब एड्जॉर्प्शन का जो वेरिएशन है वो किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, और यहाँ पे आपका प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, इस तरह के जो ग्राफ होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे आपका क्या कांस्टेंट है, बिल्कुल प्रेशर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के लिए क्या यूज़ करते हो, आइसो, और प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबारिक। इस तरह के जो ग्राफ होते हैं उनको बोलते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोबारिक। ठीक है, क्योंकि आप फ्रिडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ोगे, आइसोथर्म है तो वहाँ पे आपका टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और हम वहाँ पे बात करेंगे कि अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो वो चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, प्रेशर के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के जो ग्राफ हैं आपके, जो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हम वेरिएशन देख रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें एक छोटी सी हेडिंग लिख देना, एड्जॉर्प्शन आइसोबारिक। इसमें लिखो बेटा, द स्टडी of adsorption with respect to temperature, the study of adsorption with respect to temperature at constant pressure, such type of graph is known as adsorption isobaric। ऐसे ग्राफ को क्या बोलेंगे बेटा, एड्जॉर्प्शन आइसोबारिक बोलेंगे। ठीक है, द स्टडी ऑफ एड्जॉर्प्शन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज, या सच टाइप ऑफ ग्राफ इज नोन एज एड्जॉर्प्शन आइसोबारिक। आगे बात समझे, चलिए नेक्स्ट आपका प्रेशर। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख दीजिए बेटा, प्रेशर क्या चीज़ है। देखिए आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास कोई एड्जॉर्बेंट की सरफेस है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, गैसेस है कोई भी, और जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो ये गैसेस जो हैं वो इस एड्जॉर्बेंट की सरफेस की साइड क्या होंगी, आना शुरू करेंगे, मतलब इंटरेक्ट होने शुरू करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो एड्जॉर्बेंट जो हुआ एड्जॉर्बेंट की साइड आएगा, एड्जॉर्बेंट जो है वो आपका एड्जॉर्बेंट की साइड आएगा, तो यहाँ पे इंटरेक्शन होगा तो आपका क्या होगा, एड्जॉर्प्शन होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एड्जॉर्प्शन जो है वो आपका प्रेशर की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देना, इसमें लिखना, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर amount of adsorption will be increase। ठीक है,
तो यहाँ पे जो हमें ग्राफ देखने को मिलता है वो क्या मिलता है कि जो अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है और यहाँ पे प्रेशर है, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका क्या होता है, ये कि एड्जॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में जो ग्राफ है वो आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब मैं अगर कहूँ ऐसे ग्राफ को क्या बोलेंगे, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। बिल्कुल ऐसे को क्या बोलेंगे, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने जो स्टडी करी है एड्जॉर्प्शन की वो किसके रिस्पेक्ट में की है, प्रेशर के रिस्पेक्ट में। पीछे वाले किसके रिस्पेक्ट में की थी, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट। प्रेशर क्या था वहाँ पे, कांस्टेंट। यहाँ पे क्या आपका प्रेशर के रिस्पेक्ट में एड्जॉर्प्शन देख रहे हैं और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या बेटा यहाँ पे, कांस्टेंट। तो यहाँ पे नीचे हेडिंग लिख दो, सब हेडिंग एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो आपका यहाँ पे क्या होगा, द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ या द स्टडी ऑफ amount of adsorption with respect to pressure at constant temperature known as adsorption isotherm। ठीक है, इस ग्राफ को उतार लो। ठीक है, अब ये कितना प्रेशर बढ़ाएं, कितना आप मतलब घटाओगे, कितना मतलब जैसे हेनरी लो था, हेनरी लो आपका क्या बोल रहा था कि कितना प्रेशर आप बढ़ाओगे कि अमाउंट ऑफ गैस क्या हो, डिजोल्व हो। मतलब इतना प्रेशर अगर बढ़ाएं तो उतने अमाउंट ऑफ जो गैसेस है वो लिक्विड के अंदर क्या हो, डिजोल्व हो। यही तो था आपका हेनरी लो। नॉर्मली हमें पता है कि अगर आप उन प्रेशर अगर लगाओगे तो गैस जो है वो आपकी लिक्विड के अंदर डिजोल्व होगी। अब हेनरी ने यही तो बताया था कि अगर आप इतना प्रेशर बढ़ाओगे तो इतनी अमाउंट, जैसे सपोज आप अगर 2 ATM प्रेशर बढ़ाओगे तो उसमें 4 ग्राम आपकी गैस डिजोल्व होगी। मतलब वो जो रिलेशनशिप था वो रिलेशनशिप किसने दिया था, हेनरी ने दिया था। और यहाँ पे किसने दिया था कि इतना प्रेशर आप अगर बढ़ाओगे इतना एड्जॉर्प्शन होगा, वो दिया था फ्रिडलिक ने। आपका नेक्स्ट टॉपिक हो तो फ्रिडलिक ने ये बताया था कि इतना अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो इतना एड्जॉर्प्शन होगा। तो मैथमेटिकली आपका जो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म था वो किसने बताया था, फ्रिडलिक ने बताया था। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। एक बार यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिकॉल किया है यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं अपन यहाँ बेटा, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। थर्ड आपका नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट की सरफेस कैसी होती है, जैसे आप एक एग्जांपल देखिए। एड्जॉर्बेंट कौन है, जो सरफेस प्रोवाइडर है, वही तो आपका एड्जॉर्बेंट। जैसे आप एक ब्लॉक है आपके पास वुड का, अगर आप उसको मतलब सीधा उसको फायर करोगे तो वो नहीं जलेगा, आपको पता है। पर उसको जैसे आप क्या करोगे, छोटे छोटे पीस में अगर करोगे तो आप उसको अगर फायर करोगे, जलाओगे, तो उसमें आपका क्या होगा, वहाँ पे आपकी फायर भी होगा और वहाँ पे अमाउंट ऑफ जो हीट है वो भी आपके क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट जो है, मतलब वहाँ पे जो छोटे छोटे जो आपके पीस हैं वुड के, उसमें आपने क्या किया है, उसका सरफेस एरिया क्या किया है, इंक्रीज़ किया है। तो अगर आपके पास एक है स्मूथ और एक है पोरस, ठीक है, तो स्मूथ का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है, लेस होता है। और जबकि आपका पोरस अगर आपके पास कोई एड्जॉर्बेंट है तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है, हाई होता है। और जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो उसमें एड्जॉर्प्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, हाँ है ना, हाई होगा। और जबकि यहाँ पे एड्जॉर्प्शन क्या होगा, आपका कम होगा, लेस होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो एड्जॉर्बेंट है वो आपका क्या हो, पोरस हो। पोरस क्यों, पोरस से सरफेस एरिया बढ़ेगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे जैसे आप कोई भी कैटलिस्ट लेते हो तो कैटलिस्ट को कैसे लेते हो आप, यहाँ पे ग्रेनुल्स की फॉर्म में होता है। जैसे आप निकल ग्रेनुल्स बोलते हैं या फाइन पाउडर ऑफ निकल बोलते हो। फाइन पाउडर क्या है, मतलब फाइन पाउडर मतलब उसको छोटे छोटे पीस में अपन ने तोड़ दिया, उसको पाउडर फॉर्म में बना लिया।
जैसे मेटल एनर्जी आप पढ़ते हो, तो मेटल एनर्जी में आपने पढ़ रखा है कि मेटल एनर्जी में हम क्या करते हैं कि पहले कर्सिंग एंड ग्राइंडिंग करते हैं। जो भी आपने लम्स लिए हैं, जो भी आपके स्टोन्स हैं बड़े बड़े, उनको हम छोटे पत्थर में तोड़ते हैं और छोटे पत्थर को हम उसको पाउडर बनाते हैं, जिसको पल्वराइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे वो जो पाउडर फॉर्म है वो क्या करता है, उसके ऊपर अगर हम कोई केमिकल्स डालते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। अब वो केमिकल्स क्या करता है, उसके साथ इंट्रैक्शन करता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो केमिकल वो अपना एक्शन दिखा सके। तो यहाँ पे जो पोरस होने के कारण सरफेस एरिया बढ़ गया, और सरफेस एरिया बढ़ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा एडजॉर्बेट आ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एडजॉर्बेट आएगा तो एडजॉर्प्शन आपका बढ़ेगा। बस यही है आपका किस में, एडजॉर्बेंट में। उतार लो। आगे चले, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, देखिए नेचर ऑफ एडजॉर्बेट कैसी है कि आपका पोलर अगर एडजॉर्बेट है, मतलब लाइक डिजोल्व लाइक की बात होगी। अगर आपका सपोज कीजिए यहाँ पे अगर आपके पास एडजॉर्बेंट पोलर है, ठीक है, तो यहाँ पे पोलर जो आपके पास एडजॉर्बेंट होगा, मतलब बेट होगा, तो वो आपका क्या होगा, एडजॉर्प्शन उसका हाई होगा, हाँ या ना, क्योंकि इंटरेक्शन आपकी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक का होगा, क्योंकि आने वाला और जो खुद है वो आपके पोलर है, दोनों पोलर होंगे तो इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो एडजॉर्बेंट भी पोलर है और आने वाला भी पोलर है, तो इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे एडजॉर्प्शन क्या होगा, हाई होगा। अगर आपका नॉन पोलर है एडजॉर्बेट, मतलब आने वाला की जो नेचर वो क्या है बेटा, चेंज है, मतलब वो आपका उसके जस्ट अपोजिट है, तो एडजॉर्प्शन की अमाउंट जो होगी वो क्या होगी, उसमें लेस होगी, मतलब एडजॉर्प्शन बहुत कम होगा उसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे नेचर ऑफ एडजॉर्बेट जो है वो आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पोलर है तो वो आपका एडजॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और नॉन पोलर है तो एडजॉर्प्शन कम से कम होगा। वो डिपेंड किसके ऊपर करता है कि एडजॉर्बेंट कैसा है। अगर यहाँ पे नॉन पोलर होता तो यहाँ पे नॉन पोलर का एडजॉर्प्शन ज़्यादा होता और पोलर का एडजॉर्प्शन क्या होता, आपका कम होता, वाइस वर्सा हो जाता आपका, जस्ट इसका उल्टा। और यहाँ पे अगर बात करें हम गैस की, तो गैस में हम ये देखने को मिलता है कि जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हो ज़्यादा हो, तो वो लिक्विफाई आपका क्या हो जाता है, आपका ईजिली से ईजिली होता है आपका। और जो लिक्विफाई होगा तो सीधी सी बात है बेटा, उसका एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, क्रिटिकल टेम्परेचर जो वो हम लेबोरेटरी में निकालते हैं, ये गैस है, ठीक है। सपोज कीजिए आपके पास गैस है और यहाँ पे इसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा, और प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा वो लिक्विफाई होना चाहती है। और लिक्विफाई कब होगा, जब इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो, कम हो, मतलब यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स गैसेज में क्या होते हैं, कम होते हैं, और लिक्विड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो गैस के कंपैरिजन में क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो इसका मतलब वो पास में आएंगे, पास में आएंगे, तो इसका मतलब पास में कब आ सकते हैं कि आपके पास ये एडजॉर्बेंट है और ये गैसेज आपकी ये पास में कब आएंगे, जब इनको कोई सरफेस मिल जाए। तो यहाँ पे जैसे ये पास में आएंगे तो इंटरेक्शन कर लेंगे एक दूसरे से, पास में आएंगे तो उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस वो भी कम होगी, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम होगी तो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज भी क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ज़्यादा होंगे तो ये आपके क्या हो सकते हैं, लिक्विफाई होंगे आपके। तो यही तो बात कही है कि जिन गैसेज का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, मतलब जिन गैसेज का क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, वो लिक्विफाई क्या होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा होंगी, और उनका एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा, हाँ या ना। ठीक है, मैं कुछ डाटा देता हूँ। चलिए देखिए, कुछ डाटा अपने पास गैस का। हाइड्रोजन है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर केल्विन में आपका 33, N2 का 126, CO कार्बन मोनोऑक्साइड आपका, नॉट कोबाल्ट, ठीक है। जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 134 है। CH4 मीथेन का आपका 190 है, और CO2 का है 304, HCl जो गैस है उसका है 324, और NH3 का है 406, और SO2 का है 430। ये आपका डाटा आपके क्रिटिकल टेम्परेचर का। अब आपको कह दे कि कोई क्वेश्चन दे दे, जैसे SO2 है गैस और एक आपके पास CH4, मतलब एक आपके पास है सल्फर डाइऑक्साइड और एक मीथेन गैस है। अब ये कहता है कि इन गैस में कौन सी
लिक्विफाई ईजिली हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन आपका कह दिया कि विच गैस हैविंग ईजिली लिक्विफाई, इस तरह से आपको दे दें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बना दे कि विच गैस हैविंग हाई अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है भाई, ये आपको दे दिया यहाँ पे। और हमें पता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लिक्विफाई के, मतलब उसका लिक्विफाई इजीली हो जाएगा जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, और उसका एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब आपको पता होना चाहिए, देखिए SO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, 430 है, और CH4 का कितना है, 190 है, हाँ या ना, केल्विन में है। अब जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है वो लिक्विफाई ईजिली हो जाएगी। तो पहले का आंसर क्या है, विच गैस हैविंग ईजिली लिक्विफाई, इसका मतलब 430 आपका केल्विन, इसका मतलब किसका है, SO2 का। तो आंसर क्या हो जाएगा, SO2। बस एडजॉर्प्शन भी इसका क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, तो दूसरे का आंसर भी क्या है, यही होगा, हाँ या ना। एक क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा, देखिए जैसे एक आपको कह दे कि डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस हैं, जैसे आपको कह दिया N2 है और SO2 है, H2 है, CO2 है, ये आपके पास 4 गैसेस हैं। आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विफाई में बताइए। इस तरह से आपको क्वेश्चन देते कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है कि आपको लिक्विफाई का, ठीक है। अब हमें पता है कि N2 का कितना है भाई, 126, ओके। SO2 का कितना है आपका 430, H2 का कितना बेटा 33, ओके, और CO2 का कितना है 304। ये केल्विन में डाटा है सारा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। अगर आपको पूछ ले डिग्री सेल्सियस में तो उसको आप निकाल लेना आराम से। अब अपने को पता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो सबसे पहले कम किसका है, H2, ठीक है। फिर कौन है भाई, N2 है, फिर कौन है, CO2 है, और फिर अपना कौन है, SO2। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। डिक्रीजिंग ऑर्डर उल्टा हो जाता आपका। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछता तो सबसे पहले ज़्यादा, फिर आपका CO2, फिर आपका N2, और फिर आपका H2। ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। आप लिख देते हो ये बिल्कुल ठीक है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हाँ भाई लिक्विफाई इसका है, पर ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले में बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए मैंने दोनों ही चीज़ बता दी। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब आपको बढ़ते हुए चलना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए चलना है, ठीक है। बस ये थोड़ा ध्यान में रखना है। और यहाँ पे छोटी सी बात और बताऊँगा मैं आपको, उतार लिया इतना आपने, चलिए छोटी छोटी सी बातें आपके पास जो एग्ज़ाम में भी काम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए आगे हम बात करेंगे कि अमाउंट ऑफ जो एडजॉर्प्शन बेटा, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो किताबों में किससे दर्शाते हैं, X/m से दिखाते हैं, ठीक है। इसको याद कैसे रख सकते हो, देखिए आपका नीचे क्या होता है, एडजॉर्बेंट होता है, और ऊपर क्या बैठता है आपका, एडजॉर्बेट होता है, बस। तो जो m है मतलब ये आपका क्या है, m है, m क्या आपका एडजॉर्बेंट है, और इसके ऊपर आके कौन बैठता है, x बैठता है, मतलब ये आपका क्या है, एडजॉर्बेट है। तो इसका मतलब जो अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन है इसमें x क्या है आपका, मास ऑफ जो आपका एडजॉर्बेट, बेट कौन सा हो गया आपका, x हो गया, हाँ है ना, और मास ऑफ एडजॉर्बेंट जो है वो कौन हो गया आपका, m हो गया। इस तरह से आपको याद रखना है, x और m में भी आपको ध्यान में रखना। नीचे कौन है भैया आपका एडजॉर्बेंट है, ऊपर कौन आके बैठेगा, एडजॉर्बेट आके बैठेगा। तो यहाँ पे ये एक तरीके से सरफेस मान लो, ये जो चीज़ वो क्या, सरफेस ही, सरफेस के ऊपर आके तो बैठ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूज़ होता है x और m में क्या चीज़ें हैं, कई क्वेश्चन में आपको पूछ ले तो आप बता देना। आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो फ्रिडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है उसके बारे में बात करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक बिल्कुल करें बेटा, थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।